challenges of coastal community and their role in nation building. तटों पे रहने वाले जो हमारे लोग हैं और उनका क्या योगदान हो सकता है राष्ट्र निर्माण में, इसके ऊपर आपने कई बड़े बड़े वक्तव्य सुने। पर जो सबसे पहला काम जो हमें करना है मेरे हिसाब से, वो है एन्यूमरेशन का। हमें पता तो होना चाहिए कौन रहता है तट पे, क्या हमारे पास कोई जानकारी है, क्या हमारे पास कोई डाटाबेस है। We need to build up that database. That ये पहला काम है और मेरे ख्याल से कामरी और भोसला इसमें कुछ योगदान कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सर्वे करने शुरू किए हैं। बिकॉज किसी भी चीज को आगे ले जाने से पहले हमारे पास तथ्य होने चाहिए, कौन रह रहे हैं, कितने गांव हैं, क्या लोग रहते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, क्या उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, क्या उनका डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है। ये सारी चीजें आवश्यक है। जब तक हमारे पास ये नहीं होगा हम इसके बाद आगे नहीं जा सकते। जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी, फिर दूसरी चीज जो है हमें अवेयरनेस की बात है। जैसा कि बताया, ये लोग बलबीर भाई और मसानी साहब जो हैं वहां के रहने वाले हैं, उनको अच्छी तरह से पता है। पर हमारे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई चीजों का नहीं पता होता। जैसे बताया कि कुछ राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं बिना जाने कि वो कर रहे हैं, या जैसे वो जब पाकिस्तान से आए और जब वो किसी बोट पे गए तो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या उनको बताने की आवश्यकता है कि आप कोई भी बाहर की बोट देखते हैं तो तुरंत एक अलार्म रेज करिए जिससे लोगों को पता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर दूसरे क्षेत्र की जो बोट आ रही है वो खतरा है। मान लीजिए अगर आप तमिलनाडु में हैं और गुजरात की बोट आ रही है तो ठीक है, फिशिंग कर रही है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो नौका आई है ये यहाँ की नहीं है, ये कहीं और की है। इस पे थोड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ समस्या हो, या नेवी कोस्ट गार्ड के साथ आपका कम्युनिकेशन हो जिसमें कि आप ये जो जानकारी है कि आप उनके साथ शेयर करें। तो दूसरा ये जो कनेक्शन है ये होने आवश्यक है कि नेवी कोस्ट गार्ड को जो है तटीय क्षेत्रों में जाके कैंप्स लगाने चाहिए जिससे लोगों से बातचीत हो। देखिए, जानना एक चीज है, किताबों में पढ़ना एक चीज, बताना, पर लोगों से मिलना अलग बात है। जब आप किसी आदमी से मिल चुके होते हैं तो आपको उससे बातचीत करने में कोई भय नहीं लगता, कोई झिझक नहीं होती। जब आप एक दो बार कोई चीज कर चुके हो तो आप तो बड़ी सामान्य तौर से करेंगे। पहली बार करने से पहले काफी झिझक होती है, काफी लोगों में वो होता है। तो उनको जाके मिलना है और उनको बताना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, तो कई ऐसे खतरे हो सकते हैं जिनको हम आज तक ना सोचते हो। कि भाई कोई बगल में आके सैलिनिटी टेस्ट कर रहा है, कोई सी के जो पैरामीटर्स है वो टेस्ट कर रहा है, कि वो भी हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, ये नहीं पता है। कई लोग सैलानी के रूप में आ रहे हैं तट पे, वो कौन है, कहां से आए हैं, कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, कहां ठहरे हैं। अगर होटल में ठहरे हैं तो होटल के पास तो होता ही है, या किसी घर में ठहरे हैं तो लोगों को ये पता हो। ये इंफॉर्मेशंस जो है आनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जब ही आएगी जब एजुकेशन हो, और इसके लिए तो आपने देखा एनजीओज ने कितना बढ़िया योगदान किया है। पिछले सत्र में बताया गया कि सागरी सुरक्षा मंच और इस तरीके के जो एनजीओज हैं और जो संस्थाएं हैं वो कितना अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रही हैं। और अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा कि अब नेने साहब ने कहा कि आजकल मीडिया की आवश्यकता नहीं है, सोशल मीडिया ही काफी है। तो ये बात सही है कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपको चीजें जानकारी मिलती है, उनको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आज इस तरीके से, एक छोटे से सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से आपके पास कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं। कैसे कम्युनिकेट करना है ये शायद बताने की आवश्यकता है। जो युवक हैं, जो बालक हैं, उनसे मिलना है। और इन पिछले कई दिनों में हमने ये देखा कि जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे जो है आर्थिक सुधार की काफी जो है जरूरत है और काफी कुछ हो रहा है। जैसा कि कल मंत्री जी ने भी बताया कि कई ऐसी चीजें की गई हैं जिससे हमारे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और उसके साथ ही साथ उनको कई नई चीजें सीखनी है। जैसे बताया कि 3 महीने तक फिशिंग नहीं होती, क्या उस टाइम हम एडल्ट एजुकेशन के कैंप लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मछुआरे पहले से नहीं एजुकेटेड है वो 2-3 महीने के अंदर वी कैन टीच देम, और हम उनको काफी एक सर्टेन लेवल तक ले जा सकते हैं। भाई आज के जमाने में शिक्षा एक आवश्यकता है। भाई आप पहले ना भी पढ़े हो, आप प्रौढ़ शिक्षा भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जाके फिलॉसफी और केमिस्ट्री सीखने की आवश्यकता है इस वक्त, पर कम से कम लिखना पढ़ना और जो बेसिक नियम कायदे हैं आपको ये पता हो कि क्या क्या चीजें आपके हित में है। क्योंकि सरकार की कई स्कीम्स आ रही हैं
लेकिन जिनके लिए है वो कई बार उनके पास पहुंच ही नहीं पाती। लोगों को पता नहीं, पेंशन योजना शुरू हो गई, अटल पेंशन योजना शुरू हो गई, बीमा योजना शुरू हो गई, कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने अभी उसका वो नहीं किया। तो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही बताया जाए कैसे करेंगे। जब फिशिंग के लिए जाते हैं तो उस टाइम भी कुछ चीजें की जा सकती हैं क्या? कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उस वक्त भी की जा सकती हैं जब बोट में जा रहे हैं, जब आप, क्योंकि आप एक ट्रांजिट फिशिंग ग्राउंड तक ट्रांजिट करते हैं, ट्रांजिट के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, कुछ और काम किए जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और काम किए जा सकते हैं क्या? जब आप फिशिंग कर रहे हैं तो क्या उसके साथ कुछ और किया जा सकता है, या जब आपका फिश प्रोसेसिंग हो रही है उसके साथ क्या किया? अब जैसे कल मंत्री जी ने बताया कि अब शिप ब्रेकिंग जो है बहुत बड़ी संख्या में, 30% करते हैं, हम 50% करने लगेंगे। अब शिप ब्रेकिंग होगी तो फिर उसके आगे क्या होगा कि जो स्टील निकलेगा उसको क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या है और क्या चीजें करनी है। ये सब चीजें जो है, कई चीजें हैं जो इसके बारे में आएगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से इस सेमिनार की परिकल्पना की गई थी, क्योंकि जब भी हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पे कोई सेमिनार करते हैं, कई बड़ी चीजें करते हैं, हमने ब्लू इकोनॉमी में की, आइलैंड सिक्योरिटी पे की, इतिहास पे किया, जो कि हमारा एक बहुत गौरवमयी इतिहास है, लेकिन जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। अब जैसे कि कहा कि सरखेल कान्होजी आंग्रे की तस्वीर यहाँ पे है, पर भारत में बहुत कम जगह दिखती है, दुर्भाग्य ये है। मेरा ये कहना है कि तटीय क्षेत्र में तो आपको जगह जगह होनी चाहिए। अगर हमारे इतने बड़े आइकॉन है, अगर आपको याद हो हमारा जो दूसरा सेमिनार यही हुआ था, तो हमने कहा था कि हमें अपने आइकॉन्स को डेवलप करना है, मैरीटाइम आइकॉन्स को डेवलप करना है, और कई आइकॉन्स की बात हुई, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि जो आज का युवा है वो इन्हीं से इंस्पिरेशंस लेते हैं कि उस जमाने में क्या किया, और उससे फिर हमें दिखता है कि क्या, कैसे अंग्रेजों पे हमला हुआ, कैसे, तो वो जो चीजें हैं वो सब देखते हैं कि कैसे इस समुद्र में अपना वर्चस्व था। तो ये सब चीजें हमें धीरे धीरे आती हैं। और जैसे कहा कि लक्ष्मी जो है सागर पुत्री है, तो लक्ष्मी का तो निवास होना ही चाहिए सागर के तट पर, और उसके लिए क्या है कि कई एवेन्यूज है। सिर्फ जैसे हमने कहा हमारा जो कोस्टल कम्युनिटीज की बात हुई, पर हमारी अधिकांश जो डिस्कशंस थे वो सिर्फ मछुआरों तक ही सीमित रहे। हमने शिपिंग की थोड़ी बहुत बात की, कल पाराशर साहब थे, उन्होंने बताया मर्चेंट मरीन में क्या है। जो हमारे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, समुद्र उनके लिए एक स्वाभाविक हैबिटेट है। जैसे एक बाहर का आदमी है, लद्दाख से आता है, या मेरे जैसा कोई आदमी जो अंदर उत्तर भारत या कहीं मध्य भारत से आता है, उसके लिए समुद्र उतना आसान नहीं है शुरू में जाना। ये बात अलग है, आप सालों साल रहो तो फिर धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाते हो। लेकिन जो तट पर बच्चा पैदा होता है उसके लिए एक स्वाभाविक स्थिति है समुद्र में जाना, नौका में जाना, मछली पकड़ना, उसका बचपन से है। वो कई और काम कर सकता है, वो नौसेना में जा सकता है, कोस्ट गार्ड में जा सकता है, मर्चेंट मरीन में जा सकता है, कई जगह जा सकता है। और जैसे जैसे हमारी तटीय जो शिपिंग है, कोस्टल शिपिंग बढ़ रही है, इनलैंड वाटरवेज बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सपोर्ट एवेन्यूज की जरूरत है। जैसे शिपिंग सर्विसेज की, कल पराशर साहब पे ही रन से कंपनी और शिप मैनेजमेंट, कई ऐसी चीजें आएंगी। पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन की बात हुई, कल मंत्री जी ने बोला कि हम क्रूज टूरिज्म शुरू कर रहे हैं। क्रूज टूरिज्म कर रहे हैं तो टूरिस्ट जाएंगे, फिर वहां पे आपको और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। और इन सब के साथ जो बोला गया कि पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पर्यावरण का असर क्या हो रहा है, लोगों की जीविका पे हो रहा है, फिश कम हो रही है, वहां पे जो एनवायरमेंट है उसके अन्य कई बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो लोगों को अगर आप एजुकेट करें तो सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो संभव है। मतलब पर्यावरण को बिना खराब किए हुए जो हमारा आर्थिक विकास है वो संभव है, और इसके लिए हमें कार्य करना है। पर जैसे मैंने कहा, सर्वप्रथम जो रिक्वायरमेंट है वो एन्यूमरेशन की है। आपके पास डेटा तो होना चाहिए, कहाँ गांव है आपको ये तो पता होना चाहिए, उस गांव में कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उम्र है। जब तक हमें ये नहीं पता होगी उनकी जीविका कैसे चलती है, तो हम आगे कोई भी कदम नहीं उठा सकते। कोई भी विकास के लिए कदम उठाना, कोई भी कदम उठाने से पहले हमारे पास बेसिक डाटा होना आवश्यक है। तभी हमें पता चलेगा कि कौन बाहर से आके बस गया। अगर कल को कोई घुसपैठ होनी है और आपको उसको रोकना है, तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि वहां पे कौन रह रहा है। जब आपको यही नहीं पता कि वहां कौन रह रहा है, तो बाहरी कौन है ये पता कैसे चलेगा। तो ये मेरे ख्याल से कुछ आवश्यक चीजें हैं जो आगे चलकर हम देख सकते हैं। 5वां सेमिनार कान्होजी आंग्रे मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। ब्लू इकोनॉमी से शुरू कर इतिहास और सागर, और पिछली बार हमने कोस्टल सिक्योरिटी की बात की, और इस बार कोस्टल कम्युनिटी की बात की, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है।
हम बाकी चीजें तो सब देखते हैं, सुरक्षा कैसे होगी, ब्लू इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, पर वहां पे रहने वाले लोगों का क्या होगा इसके ऊपर ध्यान बहुत कम दिया गया है। तो इसलिए एक शुरुआत है वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी परेशानी। जैसे बताइए कल ऐसी चीजें बताई गई, मेरे ख्याल से यहाँ पे अधिकांश लोगों को नहीं पता था कि मछुआरे अगर उसकी मौत हो जाती है समुद्र में तो 7 साल तक उसको विधवा को पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि आपने उसको डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, आप डेड नहीं डिक्लेयर कर सकते। जिन मुंबई हमलावरों ने जिनको मार दिया उनको डेड नहीं डिक्लेयर किया क्योंकि बॉडी नहीं मिली, और बॉडी नहीं मिली तो जब तक कैसे होगा। तो ये जो समस्याएं हैं, जो पिक्यूलियर समस्याएं हैं, वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ इंसान नहीं समझ सकता जब तक कि आप उसको बताएंगे। और उसको बताने के लिए एक तरीका है, उसके लिए मीडिया का रोल है, उसके लिए एनजीओ का रोल है, और इसमें सबको ध्यान देना।